हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस में। और गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना फिजिक्स के जो हमारे दो टॉपिक बचे हुए थे। एक तो रह गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एक रह गया हमारा सिंपल मशीन। तो इन दोनों टॉपिक में से आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गाइस, ये हमारी जो क्लास है टोटली कंटेंट क्लास है। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे अपना नेम और किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अपना स्टेट मुझे मैसेज कर देना। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन केवीएस से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है। टॉपिक सिलेबस में सिर्फ यही दिया है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या? एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा वर्क, एनर्जी, पावर। तब हम पहुंचेंगे अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक पे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, वर्क क्या होता है। आप दिन में बहुत सारे काम करते हो। आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, आप नहाते हैं, आप वॉक भी करते होंगे, जो भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, पार्क जाते होंगे, ठीक है। बहुत सारे आप काम करते हो, ठीक है। तो साइंस में क्या है, साइंस में इन सभी चीजों को काम नहीं मानता। एक आदमी ने मान लो अपने सर पर 50 किलो का एक बॉक्स उठा रखा है और वो चल रहा है। 50 किलो का बॉक्स उठा के वो चल रहा है, तो क्या वो कोई काम कर रहा है? भाई, साइंस में अगर मैं बताऊं तो उसका जो वर्क है वो जीरो है। कैसे, आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, उसने बॉक्स उठाया है और वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, वो आगे बॉक्स को कहीं लेके जा रहा है। उसका काम कितना है, वर्क कितना है? वो जीरो है। कैसे, आगे बताऊंगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना कि भाई सर ने इसको जीरो क्यों बोला है। देखो, साइंस उसी चीज को, फिजिक्स उसी चीज को काम मानता है जब आप फोर्स लगाओ और उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। यानी कि आपने फोर्स लगाया। यहां पे इस पिक्चर को देखिए, ये आदमी फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगाने के बाद ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, ये कुछ दूर चली जाएगी, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अपनी जगह से ये दूसरी जगह चली जाएगी। तो साइंस कहता है भाई हाँ, काम हुआ है। अब दूसरी पिक्चर देखो, ये आदमी इस दीवार को पीछे खिसका रहा है, तो भाई ये तो पूरा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो इसका काम कितना हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो काम कितना है? काम भी जीरो। काम कितना हो गया? जीरो हो गया। तो साइंस ये कहता है कि वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो तभी वो उसको काम मानेगा। अगर दूसरी डायरेक्शन में होगी तो भी काम ही है, तो भी वर्क ही है वो। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। देखो, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पढ़ाया था आपको कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, देख लेना, पुरानी वीडियो है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है जूल, ठीक है। देखो, वैसे तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होनी चाहिए थी, एनएम होनी चाहिए थी, न्यूटन मीटर। लेकिन इसकी क्या है? जूल। क्योंकि कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया है इन चीज़ों के ऊपर, वर्क के ऊपर, तो उनकी रेस्पेक्ट में हमने इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल रखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्क, यानी जो हमारा वर्क है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव। देखो, आपको पता है जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, ठीक है। अगर मोशन जो है, मोशन इन द डायरेक्शन, आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी साइड जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपका जो वर्क कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, जो फर्स्ट में एक आदमी पुश कर रहा था किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो मोशन उसी डायरेक्शन में होता है, तो आपका वर्क कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। सेकंड देखिए, अब नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है? मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ
अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? भाई पॉसिबल है, साइंस में हर चीज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो एग्जाम्पल से समझो। आपने रस्साकशी का गेम देखा होगा, ठीक है, जो दो टीम होती है ना, ये अपनी तरफ जीतने के लिए रस्से को खींचती हैं। मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ भी 4 लोग हैं, ये टीम ए है और ये टीम बी है। ये भी रस्से को इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। मान लो ए टीम जो है विनिंग टीम है, ठीक है, ए टीम जीत जाती है और जो बी टीम है, अब ये बताइए बी टीम इस तरफ फोर्स लगा रही थी, भाई ये विनिंग टीम है तो जाहिर सी बात है ये रस्सा इस तरफ गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, S4 डिस्प्लेसमेंट हुआ इस दिशा में, तो हो गया ना नेगेटिव मोशन, ये नेगेटिव वर्क, क्योंकि जो मोशन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, भाई जीरो का तो अभी मैंने एग्जांपल दे दिया। जीरो का मैंने बताया ना अभी आपको कि आप एक दीवार को पुश कर रहे हो, भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो आप क्या कहोगे? भाई जीरो, कोई काम नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देता हूं। एक बहुत भारी बॉक्स पड़ा है, आप उसे उठा रहे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हिल रहा, भाई आप उसे हिला ही नहीं पाए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन जीरो, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आप सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर पार्क जाते हैं मॉर्निंग में, तो कुछ पार्क इस तरह का अगर सर्कुलर पाथ है, आप यहां पे खड़े हुए हैं पॉइंट ए पे, ठीक है, आप मोशन में हैं, आप यहां से चल के आए और आपने वापस एक राउंड पूरा किया और आप वापस यहां पे आ गए, पॉइंट ए पे वापस आ गए, तो अब बताइए आपने काम कितना किया? तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पे? जीरो। तो वर्क डन कितना हुआ? वो भी जीरो। समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं आपको, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था ना। चलो आपको तो लग रहा होगा कि भाई काम तो हुआ है, लेकिन मैंने बोला था जीरो। ये उसी एग्जांपल से मैं रिलेट करूंगा, ध्यान से समझना इसको। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक आदमी ने एक बकेट को उठाया है, कितना फोर्स लगाया बकेट पे? 10 न्यूटन। भाई बकेट जो है नीचे रखी होगी कहीं, ठीक है, बकेट ड्रॉ कर देते हैं। उसने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको उठा लिया, ठीक है। उठाने के बाद उसने कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया है। अब वो 3 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है, हॉरिजॉन्टल, यानी वो चलता है इस दिशा में 3 मीटर, ठीक है। यहां पे उसने बकेट को उठा रखा है, ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पे पहुंचने के बाद फिर वो 4 मीटर की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कवर करता है, कुछ इस तरीके से वो 4 मीटर चलता है, 4 मीटर की ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। अब उसके द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात कीजिए। वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन, यानी जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर दिशा बदल गई, इस क्वेश्चन में वही हुआ है कि दिशा बदल गई है, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और ये आदमी गया इस डायरेक्शन में, भाई बकेट को उठा के डिस्प्लेसमेंट तो इस दिशा में हुआ है ना, तो यहां पे फिर वो इधर भी गया है, तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं बता देता हूं। बच्चे एक सोचते हैं कि ये हो गया आपका पॉइंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सॉल्व करके भाई ये निकाल देंगे 5 मीटर, ठीक है। क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट 5, ये हो गया 10, 50, और ये किस में निकालते हैं वर्क डन को? जूल में। 50 बच्चे आंसर लगा के आएंगे, जो कि गलत है, गलत है। दोबारा कह रहा हूं, कैसे करेंगे इसको समझ लेना आप। देखो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, भाई फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, आप 3 मीटर ऐसे गए, फिर 4 मीटर आप ऐसे गए। ध्यान से समझना इसको। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंगल चेंज होगा, यानी कि आप फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में है, तो यहां पे एक छोटी सी चीज ऐड हो जाती है। चाहे तो आप इसे हमेशा के लिए भी ऐड कर सकते हो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? यहां पे देखिए, इस आदमी ने यहां पे फोर्स लगाया, भाई खींच, इसको पुश कर रहा है, ठीक है, तभी ये ट्रॉली आगे जाएगी या गाड़ी कह लीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स यहां और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की इधर, तो एक थीटा एंगल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की सिर्फ आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी है। मुझे पता है कि अगर एग्जाम में बहुत टिपिकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे,
तो कि आपका फिजिक्स का एग्जाम नहीं है, आपका केवीएस पीआरटी का एग्जाम होने वाला है। तो याद रखना, कॉज 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 और कॉज 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0। कॉज 90 यहां पे वही हुआ है। कॉज 90 कैसे? फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, आप डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो कॉज 90 एंगल बन रहा है यहां पे। दूसरी बार में आप जब 4 मीटर जा रहे हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही है और आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, सेम डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल हैं। तो क्या है, दोनों अगर सेम है तो आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना हो गया? 0। तो वर्क डन पहली बार में निकाल लो, 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3, और कॉस थीटा पहली बार में 90 है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो W1 कितना हो गया? पहली बार में वर्क हो गया 0 जूल। W2 निकाल लो, W2 के लिए सेम, फोर्स लगा 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, और कॉस 0 भाई सेम है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 10 4 जा 40 जूल। 0 + 40 टोटल वर्क कितना हो गया? 40 जूल, यानी कि आंसर हो गया आपका ए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको इस एंगल का ध्यान रखना है। बच्चे अधिकतर गलती करते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, कोई भी केवीएस पीआरटी में या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपसे ये नहीं कहता कि भाई आप पूरा टाइम लगा दो इसी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन का आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, एकदम से आप कर दोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन देखो, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इज। देखो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? मान लो जो आपकी अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या होती है? रिवॉल्व करती है, घूमती है पृथ्वी सन के चारों ओर, ये हमारा एस फॉर सन। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे हम आते हैं तो ये ऐसे घूम रही है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उसी के कारण तो हमारी जो अर्थ है वो घूमती है। और अर्थ के चारों तरफ क्या कौन सा प्लैनेट कौन घूमता है? मून घूमता है। किस वजह से? यहाँ पर भी सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। अब बताओ यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है? भाई वो भी 0 ही होगा। कैसे होगा? भाई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पे आएंगे तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। जहां भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा वहां पे वर्क डन 0 होगा। या आप इसे ऐसे समझ लो, ये आप पॉइंट ए पे हो, आप दोबारा घूम के पॉइंट ए पे आ गए तो वर्क डन क्या हो गया? वो भी 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं। अब आते हैं जी हम एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है? भाई एनर्जी होती है किसी वस्तु में जितनी कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। भाई जितनी आपके अंदर एनर्जी है आप उतना ही तो काम करोगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। और इसका मात्रक क्या होता है? इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। जूल अभी आपने किस में पढ़ी है? वर्क का जो एसआई यूनिट है वो भी जूल है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो भी जूल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहां पे। अब एनर्जी डेफिनेशन पता चल गई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी कौन सी थी अभी जो मैंने बताई? जो वर्क है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जूल है। और एनर्जी के 2 टाइप हम यहां पे पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारी तरह की एनर्जी होती हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें भी एक एनर्जी होती है। लेकिन अपने को ये सारी नहीं पढ़नी है। अपना जो टॉपिक है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए अपने को 2 चीज समझ में आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अब 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। भाई आपको पता है जहां भी किलो का टर्म आ जाता है वहां पे 1000 हम ऑलरेडी लिख देते हैं, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 यूनिट जो भी होगा। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, चले हम आगे चलें। अब आप आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। क्वेश्चन कई बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जो क्लास है ये तो आपकी कंटेंट क्लास है, उसके बाद मैं आपसे करूंगा सारे एमसीक्यू इसके डिस्कस। ठीक है, ध्यान से समझना, और नोट्स अगर बना रहे हो तो बनाते रहना, बहुत अच्छी बात है। देखो काइनेटिक एनर्जी, इसे हिंदी में हम कहते हैं गतिज ऊर्जा।
एक बार डेफिनेशन देख लें। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी अगर मैं बात करूं ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी चीज मोशन में है, ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 मास इनटू में वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है? जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है। मास क्या है? उसका जो वेट है, उसका जो मास है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का अपने को यहां फॉर्मूला याद रखना है 1/2 mv²। दोबारा याद बोल देता हूं, 1/2 mv²। इस फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे अपने एमसीक्यूज में, ठीक है। चलो, सेकंड टाइप है हमारा एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी। वो था अभी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, अब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है भाई? जो भी चीज रेस्ट में है, रुकी हुई है, अपनी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। समझिए बात को। अब क्या है? देखो, ये आप इस हथौड़े को देख रहे हो, इस हैमर को। इस हैमर की पोजीशन ये है, क्योंकि हमें इस कील को ठोकना है। अभी ये बिल्कुल स्टिल, मान लो ये आपको बिल्कुल पिक्चर दिखाई दे रही है। अभी ये रेस्ट में है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप जब आप इस हथौड़े से इस क्या कहते हैं, कील को मारोगे, ठीक है, तो तभी तो ये अंदर जा पाएगी, तभी तो कुछ एनर्जी इसमें थी ना, इसकी पोजीशन की वजह से। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, आपको शायद ये एग्जांपल नहीं समझ में आएगा, तो एक एग्जांपल और लो। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 बॉल है, ठीक है, एक को मैंने h हाइट पे यहां पे रख दिया, ठीक है, कुछ हाइट है। एक को मैंने कुछ हाइट पे यहां पे रख दिया, ठीक है। दोनों ही चीजें रेस्ट में है, दोनों ही चीजें रुकी हुई हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं इनको, पहली बात तो मैं इनको, जरूर बात है, मैं इसको नीचे धक्का देने वाला हूं, बॉलों को गिराने वाला हूं, ठीक है। तो बताओ किसका मोशन ज्यादा तेज होगा? भाई जाहिर सी बात है, इसमें जो है ये ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, ये नीचे आएगी तो बहुत तेजी से आएगी, ठीक है। हालांकि हो सकता है ये पहले पहुंच जाए। तो आपको एक चीज यहां पे पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो भी चीज रेस्ट में है, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो यहां पे पोजीशन देखो, अगर मान लो ये इस तीर की, क्या कहते हैं इसको, जो भी तार है, भाई मेरे को तो तार ही पता है, तो वो अगर इसको थोड़ा और पीछे रखता या आगे रखता, तो इसमें क्या है, इसमें जो इसकी पावर कम हो जाती। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो भी उसकी स्टेट है या पोजीशन है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जो भी चीज रेस्ट में है, हम सो रहे हैं, बिल्कुल हम स्टिल बैठे हुए हैं, हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला क्या है? mgh, m फॉर मास, g फॉर जो इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगाया जाता है, हमेशा न्यूमेरिक में आपको दिया गया होगा, h इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब मास भी एक बार समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी में मास का रोल प्ले करता है। भाई मान लो सेम हाइट पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक का जो मास है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है नीचे आके पहले गिरेगा, ठीक है, और ये नीचे जो है इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अभी आप सिर्फ याद रखो, जो भी चीज़ मोशन में है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जो भी चीज़ जो है जो भी चीज़ मोशन में है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और जो भी चीज़ आपकी मोशन में है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। चलो आगे चलो। अब एक क्वेश्चन, अ कार ऑफ 500 kg मास हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 64 kg किलोजूल, फाइंड इट्स स्पीड। आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका 1/2 mv²। आपसे क्या पूछी गई है? आपसे पूछी गई है इसकी स्पीड, यानी कि अपने को v निकालना है, ठीक है। और हमें इसकी जो गतिज ऊर्जा दी गई है वो 64 kg दी गई है। रख दो, फॉर्मूले में फिट कर दो। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे किलो में दिया गया है, अपने को किलो का कुछ रोल नहीं है, अपने को तो सिंपली अगर इसको सिर्फ जूल में रखना है तो 1 किलो में 1000 होते हैं, हमने वो यहाँ पे रख दिया 1/2 m। m कितना है? 500 किलोग्राम। v² अपने को निकालना है, ठीक है। सब चीज़ों को इधर ले जाते हैं, 64 इंटू में 1000 अपॉन में 500 यहाँ जाएगा,
और 2 ऊपर चला जाएगा, 500 1 जा 500, 500 2 जा 1000, ठीक है। 64 को अगर हम, ये हो गया v स्क्वायर, जब इसको करेंगे यहाँ पे रूट में आ जाएगा ये, तो 64 का हो गया 8, ये 2 हैं तो 1 रह जाएगा, तो 8 2 जा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। और भी इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कराऊंगा। अब आते हैं भाई अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो कितनी सारी चीज आपको समझानी पड़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ना तो आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो, ना ही आप विनाश कर सकते हो। ना तो आप उन एनर्जी को पैदा कर सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। क्या लिखा है यहां पे, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक से आप दूसरे में सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हो। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जितने अमाउंट की जो एनर्जी वो पहले थी, पहले फॉर्म में थी, वही जो एनर्जी जब कन्वर्ट होगी उतना ही अमाउंट उसका रहता है। एग्जाम्पल से समझो, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको या बॉल है, मैंने इसको एक h हाइट पे प्लेस कर दिया। कौन सी एनर्जी है इसमें, PE, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैंने यहां पे इसको छोड़ दिया, ठीक है, फेंक रहा हूं उसको। अब ये मोशन में आ गई, कौन सी एनर्जी आ गई इसमें आ गई अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के बाद जो है ग्राउंड को टच करेगी ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है। तो यहां पे आने के बाद इसमें कुछ साउंड भी होगी, आवाज होगी ना, तो कौन सी एनर्जी होगी इसमें, अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में, ठीक है। साउंड एनर्जी के बाद आपको पता है जब भी दो चीजें टकराती हैं तो कुछ हीट भी उत्पन्न होती है, भाई कुछ गर्म भी होगी वो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो, फिर वो हीट एनर्जी में। तो कुल मिला के ऊर्जा का जो एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से थी ना, अरे भाई ये पहले बॉल कहीं यहां पे रखी होगी ना, ठीक है। यहां पे रखे होने के बाद आपने उसे उठा के यहां पे प्लेस किया, काइनेटिक एनर्जी थी इसमें, फिर आप लेके गए तो ये यहां पे रह गई, ये अपनी पोजीशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, ये मैंने समझा दिया। एक एग्जांपल और देख लो, शायद आपको और क्लियर हो जाए। भाई आपके सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपको एक बल्ब जलाना है, ठीक है, B4 बल्ब तो बना नहीं सकता मैं अभी यहाँ पे, तो आप इसमें एक स्विच ऑन है, आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। आप जैसे ही इसे ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगी, खत्म नहीं होगी, कन्वर्ट होगी किस चीज में, लाइट एनर्जी में। भाई बल्ब जलेगा, लाइट होगी, ठीक है। दूसरा किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। कुछ देर बाद आप बल्ब को छू के देखो ना, गर्म हो जाता है, होता ही नहीं होता, आपने सभी ने फील किया होगा। तो किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है कि ना तो आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना ही आप उसका विनाश कर सकते हैं। खत्म यहां पे बात, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने बिल्कुल डिटेल में आगे बताऊंगा। अब आओ अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका ये पावर, शक्ति, ठीक है। सिंपल सी बात करें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो P फॉर पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट है, पावर की SI यूनिट है वॉट। क्या है, वॉट। और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल। अब आप कहोगे इसका जो है वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, ठीक है। तो जूल पर सेकंड होना चाहिए था इसका। वही बात है भाई, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत काम किया है इनके ऊपर, तो उनकी रेस्पेक्ट के लिए जो इसका जो मात्रक है, SI यूनिट है, वो इसका वॉट रख दिया गया है। तो ध्यान रखना, पावर का SI यूनिट है वॉट, और एनर्जी का SI यूनिट क्या था, जूल। वर्क का SI यूनिट क्या है, जूल। फिर कमर्शियल यूनिट जो है पावर का, वो है आपका किलोवाट आवर। आपने देखा होगा आपके घर में जो बिजली के बिल आते हैं, ठीक है, रीडिंग जो वो लेके जाता है, तो वो किलोवाट में होती है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट जो है पावर की, वो है आपकी किलोवाट आवर, ठीक है। समझ में आई बात। अब
जब हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें जो है काम आएंगी, ठीक है। और ध्यान रखना नोट्स बना लो भाई, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती हैं आप रिवीजन करोगे, आप वीडियो को देख के भूल जाते हो, ठीक है। तो भाई नोट्स बना लिया करो, ठीक है। ओके चलो जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।